हेलो दोस्तों, शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज छत्तीसगढ़ का इतिहास का प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में पाषाण काल के अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पाषाण काल क्या होता है। तो आदि मानव जंगली पशुओं का मांस भक्षण जीविकोपार्जन करते थे। आधुनिक पत्थरों को घिसकर औजार बनाकर जंगली जानवरों का शिकार करते थे। पाषाण के उपयोग के कारण इस काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि आदि मानव पहले जंगली पशुओं का मांस और जो पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले फल हैं उनका भक्षण करके जीवन यापन करते थे और ये पत्थरों से औजार बनाते थे और उससे आखेटन या शिकार संबंधी कार्य किया करते थे। पत्थरों के बहुत अधिक उपयोग होने के कारण इस काल को पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। मानव विकास क्रम की दृष्टि से पाषाण काल को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्व पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है उत्तर पाषाण काल और चौथा है नव पाषाण काल। सबसे पहले हम देखेंगे पूर्व पाषाण कालीन स्थलों को और वहां से प्राप्त साक्ष्यों को। तो महानदी घाटी, रायगढ़ जिले में सिंघनपुर की गुफा, कबरा पहाड़, बोतलदा की गुफा, छापामारा, भंवरखोल, गीधा, सोनबरसा, यहाँ पर जितने भी स्थल हैं वे रायगढ़ जिले में स्थित हैं और महानदी घाटी जो है वह रायगढ़ क्षेत्र में स्थित है। इसके साथ सिंघनपुर की गुफा, कबरा पहाड़, बोतलदा की गुफा, छापामारा, भंवरखोल, गीधा और सोनबरसा हैं। यहाँ पर जो आपको पत्थरों पर बनी हुई आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं ये सिंघनपुर के गुफा की है और यहाँ पर देखिए आपको क्रमबद्ध रूप से मानव आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं जो कि सिंघनपुर की गुफाओं की विशेषता है। इन स्थानों से शैलचित्र एवं पाषाण कालीन चकमक पत्थर के लघु पाषाण औजार प्राप्त हुए हैं। इन स्थानों पर जो गुफाएं हैं वहाँ की दीवारों से शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, यानी पत्थरों पर बने हुए चित्र, और साथ ही चकमक पत्थरों से बने हुए लघु पाषाण औजार भी प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम सबसे पहले सिंघनपुर की गुफा और उसकी कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। तो पत्थर के हस्तचलित कुदाल मिले हैं सिंघनपुर की गुफाओं से तथा मानव की आकृतियाँ सीधी और दंड के आकार में मिली हैं। इसके साथ ही ये सीढ़ी के आकार में भी बनी हुई हैं। ठीक है। दूसरा है कबरा की पहाड़ी, जहाँ के शैल चित्रों में लाल रंग की छिपकली, घड़ियाल, कुल्हाड़ी, सांभर इत्यादि प्राप्त हुए हैं और साथ ही यहाँ से लंबे फलक वाले औजार और अर्धचंद्राकार औजारों की प्राप्ति भी हुई है। इसके बाद हम मध्य पाषाण काल के कुछ स्थलों और वहां से प्राप्त साक्ष्यों को देख लेते हैं। तो रायगढ़ में स्थित जो कबरा की पहाड़ी है वहां से मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और यहाँ की दीवारों से शैल चित्रों की प्राप्ति भी हुई है। तीसरा जो विभाजन है वह है उत्तर पाषाण कालीन स्थल एवं साक्ष्य। बिलासपुर जिले में धनपुर, रायगढ़ जिले में महानदी घाटी, सिंघनपुर की गुफा, महानदी के तट पर स्थित छत्तीसगढ़ से लगे हुए उड़ीसा के कालाहांडी, बलांगीर, संबलपुर जिले के तेल नदी में लगभग 26 स्थानों की प्राप्ति हुई है जहां से उत्तर पाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो बिलासपुर जिले में धनपुर, रायगढ़ जिले में महानदी घाटी, सिंघनपुर की गुफा और महानदी के तट पर छत्तीसगढ़ से लगे हुए उड़ीसा में 26 क्षेत्र प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम कुछ नव पाषाण कालीन स्थलों को देख लेते हैं। तो दुर्ग जिले में अर्जुनी, राजनांदगांव जिले में चितवा डोंगरी, रायगढ़ जिले में टेरम, धमतरी बालोद मार्ग पर लोहे के उपकरणों की प्राप्ति हुई है। तो ये कौन कौन से स्थल हैं? दुर्ग जिले में है अर्जुनी, राजनांदगांव जिले में है चितवा डोंगरी, रायगढ़ जिले में है टेरम और धमतरी बालोद मार्ग पर से लोहे के उपकरणों की प्राप्ति हुई है। चितवा डोंगरी जो कि राजनांदगांव जिले में स्थित है, यहाँ की गुफाओं की एक विशेषता है कि यहाँ से चीनी संस्कृति की आकृतियाँ मिली है। यहाँ पर जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है यही वह आकृति है जो चीनी संस्कृति से मेल खाती है। चितवा डोंगरी का जो सर्वप्रथम अध्ययन किया था वे वैज्ञानिक हैं श्री भगवान सिंह और डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र। याद रखिएगा, चितवा डोंगरी के शैल चित्रों का सर्वप्रथम अध्ययन किया था श्री भगवान सिंह एवं डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ के मानचित्र में इन
स्थानों की स्थिति को देख लेते हैं। तो रायगढ़ जिले में महानदी घाटी, सिंघनपुर की गुफा, कबरा पहाड़ और बोतलदा की गुफा स्थित है। वहीं रायगढ़ के टेरम से भी नवपाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा दुर्ग के अर्जुनी और बिलासपुर के धनपुर और राजनांदगांव के चितवा डोंगरी भी पाषाणकालीन साक्ष्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। पाषाण काल के बाद आता है ताम्र युग, जिसके संबंध में छत्तीसगढ़ में कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं। ताम्र युग के बाद आया था कांस्य युग और कांस्य युग के बाद आया था लौह युग। तो लौह युग के जो साक्ष्य हैं वे दुर्ग जिले के करहीभदर, चिरचारी, सोरर से प्राप्त हुए हैं और यहाँ से पाषाण घेरे प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा करका भाठा से भी पाषाण घेरों के साथ साथ लोहे के औजार और मृदभांड यानी कि मिट्टी से बनी हुई आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं और धनोरा ग्राम से 500 महापाषाण स्मारक प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं पत्थरों के स्मारक, इन्हें ही महापाषाण स्मारक कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी कि कोंडागांव जिले में गढ़धनोरा से पाषाण घेरों की प्राप्ति हुई है। याद रखिएगा, दुर्ग में है धनोरा और कोंडागांव जिले में है गढ़धनोरा। यहाँ से पाषाण घेरे की प्राप्ति हुई है और एग्ज़ाम में इसके बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कि महापाषाण स्मारक क्या होता है। तो लौह युग में शव को गाड़ने के लिए बड़े बड़े शिलाखंडों का प्रयोग किया जाता था। इन्हें महापाषाण स्मारक कहते हैं और इन्हें डोलमेन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद कुछ अन्य नए पुरातात्विक स्थलों को देख लेते हैं जिनकी खुदाई अभी अभी हुई है, परंतु इनके वास्तविक कालक्रम की गणना नहीं की जा सकी है। तो ये हैं रायगढ़ जिले में करमागढ़, ऊंगना, बसनाझर, बोतलदा, बेनीपाट, लेखाभाड़ा। ठीक है, ये जो स्थल हैं यहाँ के बारे में वास्तविक कालक्रम की गणना नहीं की जा सकी है। लौह युग के बाद अगला आता है वैदिक काल। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ के संबंध में कोई साक्ष्य या कोई ग्रंथ में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में रेवा नदी के बारे में यानी कि नर्मदा नदी के बारे में उल्लेख है, परंतु छत्तीसगढ़ क्षेत्र के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बाद आता है रामायण काल। रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कोसल था। याद रखिएगा, रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कोसल था और जनश्रुतियों के अनुसार बिलासपुर जिले में गांव है कोसला गांव, जिसे रामायणकालीन दक्षिण कोसल का केंद्र स्थान माना जाता है। अब छत्तीसगढ़ के क्षेत्र के बारे में कुछ जनश्रुतियाँ एवं कोसलाखंड एक अप्रकाशित ग्रंथ है, उसमें लिखा था कि विंध्य पर्वत के दक्षिण में कोसल नाम का एक शक्तिशाली राजा हुआ करता था। इसी कारण इस क्षेत्र का नाम कोसल पड़ा और कोसल राजा के वंश में भानुमंत नाम का एक राजा हुआ, जिसकी पुत्री थी माता कौशल्या। और कौशल्या का विवाह हुआ था राजा दशरथ से, परंतु भानुमंत का कोई पुत्र नहीं होने के कारण यह क्षेत्र दहेज के रूप में राजा दशरथ को प्राप्त हुआ था। इसीलिए इसका संबंध रामायण काल से है। इसके बाद हम रामायणकालीन कुछ प्रमुख स्थलों को देख लेते हैं जो कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। तो सरगुजा जिले में रामगढ़, सीता बेंगरा और लक्ष्मण बेंगरा हैं। वहीं बस्तर क्षेत्र को रामायण काल में दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। इसके साथ ही जांजगीर चांपा जिले में जो खरौद है वह खरदूषण के वध के कारण इसका नामकरण किया गया था, ऐसा माना जाता है। इसके बाद जांजगीर चांपा जिले में ही स्थित शिवरीनारायण के बारे में देख लेते हैं। यहाँ मान्यता है कि भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर शिवरीनारायण में खाए थे। इसके बाद रायगढ़ का राम झरना है, जहाँ माता सीता को प्यास लगने पर श्री राम के द्वारा ज़मीन से पानी निकाला गया था और इस क्षेत्र को राम झरना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद कांकेर में पंचवटी नामक स्थल है, जहाँ पर सीता हरण का उल्लेख मिलता है, यानी कि यहीं से रावण ने माता सीता का हरण किया था। इसके बाद महासमुंद जिले में वाल्मीकि आश्रम है। श्री राम द्वारा सीता का त्याग कर देने के पश्चात वाल्मीकि के द्वारा उन्हें शरण दिया गया और यहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ था, ऐसी मान्यता है महासमुंद जिले के वाल्मीकि आश्रम के संबंध में। भगवान राम ने अपने अंतिम समय में दक्षिण कोसल अपने पुत्र कुश को, जिसकी राजधानी कुश स्थली थी, तथा उत्तर कोसल को अपने पुत्र लव को दे दिया था, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। ठीक है, इस प्रकार रामायणकालीन स्थलों की अत्यधिक उपस्थिति के कारण छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पर्यटन
के विस्तार हेतु एवं पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु राम वनगमन पथ का प्रारंभ किया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम कोरिया के बैकुंठपुर से छत्तीसगढ़ में प्रवेश किए थे और छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों एवं विभिन्न स्थानों से होते हुए सुकमा के रामाराम होते हुए कोंटा और भद्राचलम होते हुए प्रस्थान किए थे। इसीलिए छत्तीसगढ़ में पर्यटन हेतु राम वनगमन पथ का जो प्रारंभ है वह इसी क्रम में हुआ है। इसे मैं आपको आगे मैप में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यह जो राम वनगमन पथ की यात्रा है वह कहाँ से प्रारंभ होगी। तो यह होगी रायपुर के चंद्रखुरी में स्थित कौशल्या माता मंदिर से। याद रखिएगा, यह करेंट का क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि राम वनगमन यात्रा का प्रारंभ कहाँ से होगा। तो इसका उत्तर होगा रायपुर के चंद्रखुरी में स्थित कौशल्या माता मंदिर से। यहाँ पर मानचित्र में जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा होगा वह राम वनगमन पथ का है, जो कि कोरिया ज़िले के सीतामढ़ी, उसके बाद बैकुंठपुर, सूरजपुर ज़िले के विश्रामपुर और उसके बाद सरगुजा और सूरजपुर के मध्य स्थित रामगढ़ की पहाड़ियाँ, सरगुजा के मैनपाट और रायगढ़ में धर्मजयगढ़ खरसिया से होते हुए जांजगीर चांपा ज़िले के चंद्रपुर, खरौद और शिवनारायण से होकर गुजरता है और उसके बाद प्रवेश करता है बलौदाबाजार ज़िले में। बलौदाबाजार ज़िले में यह कसडोल, तुरतुरिया, महासमुंद ज़िले में सिरपुर, गरियाबंद ज़िले में राजिम और धमतरी ज़िले में रुद्री नगरी सिहावा, कांकेर ज़िले में कांकेर पंचवटी, नारायणपुर ज़िले में नारायणपुर नगर, बस्तर ज़िले में चित्रकूट, दंतेवाड़ा में बारसूर, गीदम और दंतेवाड़ा नगर और उसके बाद बस्तर ज़िले के कुटुमसर में जाती है और कुटुमसर से होते हुए यह अंतिम ज़िला सुकमा के सुकमा नगर, कोंटा और भद्राचलम से होते हुए यहाँ पर इसका अंत हो जाता है। इस प्रकार पर्यटन हेतु राम वनगमन पथ का प्रारंभ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया गया है। रामायण काल के बाद हम पहुँचते हैं महाभारत काल में। महाभारत काल में यह जो क्षेत्र था उसे 5 पांडवों में से सहदेव के द्वारा जीता गया था, ऐसा माना जाता है। और इस क्षेत्र को उस समय प्राग कौशल के नाम से जाना जाता था और साथ ही बस्तर को कांतार के नाम से जाना जाता था। महाभारतकालीन ऋषभ तीर्थ जांजगीर चांपा जिले के शक्ति के निकट गुंजी नामक स्थान पर आए थे, ऐसी मान्यता है। इस प्रकार इसका संबंध भी महाभारत काल से हो जाता है। ऐसी किंवदंती है कि यह जो क्षेत्र है वह चेदी राजा बब्रुवाहन की थी, जो कि अर्जुन के पुत्र थे और उनकी जो राजधानी थी वह थी चित्रांगदापुर, जो कि वर्तमान में सिरपुर के नाम से जानी जाती है। इसके बाद ताम्रध्वज के द्वारा मणिपुर यानी कि वर्तमान के रतनपुर क्षेत्र पर शासन किया गया और मोरध्वज के द्वारा आरंग क्षेत्र, जो कि रायपुर ज़िले में स्थित है, यहाँ पर शासन किया गया है। और इसके साथ ही महासमुंद के खल्लारी से भीम के पद चिन्ह और भीम खोह की प्राप्ति हुई है, जो कि महाभारतकालीन महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।